हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेप्लिकेशन की मैकेनिज़्म के बारे में। इससे पहले हम रेप्लिकेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब रेप्लिकेशन जो एक प्रोसेस है, डीएनए की जो हूबहू कॉपी बनती है, ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है, उसकी मैकेनिज़्म और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, आणविक स्तर के ऊपर किस प्रकार से ये सारा मैकेनिज़्म कंप्लीट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें भी जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रोकैरियोट्स होते हैं, दूसरे यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स सिंपल प्रकार के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स वेल डेवलप्ड और थोड़ा सा फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन डिफ़ाइन करें तो कॉम्प्लेक्स प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं। और जैसा कि हम दोनों प्रकार के सिस्टम्स में अगर जेनेटिक मटेरियल को कंपेयर करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो एक सर्कुलर स्मॉल साइज डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। और क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है तो इन जीवों में जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहता है। उस कंडीशन को और साइटोप्लाज्म में विस्तृत जो इसकी अवस्था होती है डीएनए की, उसके लिए हम एक अलग वर्ड न्यूक्लियोइड डीएनए और कई बार एक दूसरा वर्ड जीनोफोर भी यूज करते हैं। जबकि दूसरी साइड में जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें हमें पता है कि सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर इनका जीनोम भी बड़ा होता है प्रोकैरियोट्स की तुलना में, और जीनोम में कई सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम फर्दर जैसे हमने बात की थी कि वो कंडेंस होकर के एक बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखने वाली संरचनाओं के रूप में हमें मेटाफेज पे दिखाई भी दे जाते हैं। उससे पहले और उससे बाद में वो डीकंडेंस फॉर्म में रहते हैं। तो देखा जाए तो लिविंग वर्ल्ड में दो प्रकार के सिस्टम हैं। एक प्रोकैरियोट्स जिनका जेनेटिक मटेरियल जीनोफोर के रूप में है, न्यूक्लियोइड के रूप में है, और वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा रहता है। वो क्रोमोसोम के रूप में कंडेंस नहीं होता है, वो छोटा मॉलिक्यूल होता है, मोस्टली वो सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है। जबकि दूसरी साइड में जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है, जीनोम की साइज भी बड़ी होती है। तो दोनों प्रकार के सिस्टम्स में, दोनों प्रकार के जीवों में जेनेटिक मटेरियल को लेकर के या डीएनए को लेकर के अंतर होता है। और जब हमें ये पता चल गया कि दोनों प्रकार के जीवों के डीएनए में अंतर होता है तो डेफिनेटली जब उसकी कॉपी होगी या रेप्लिकेशन होगा तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस उनमें रहते हैं। और इन्हीं डिफरेंसेस को हम वन बाय वन करके दोनों जीवों में जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने भी आएंगी। और इस डिस्कशन के दौरान जो भी कंपैरेटिव बातें होती हैं, तुलनात्मक जो बातें हैं, वो कोशिश करके मैं साथ में ही इनको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको वो चीज़ दो जगह से समझ में आए कि जब हम प्रो में पढ़ेंगे तो यूकैरियोट्स के साथ कंपैरिजन साथ में चलता रहेगा, जब यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोट्स में क्या मिला था वो कंपैरिजन साथ में चलता रहेगा। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस सब्जेक्ट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज़ ए टाइटली कंट्रोल्ड प्रोसेस।
प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। आगे हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। कंट्रोल्ड होती हैं। कंट्रोल्ड का मतलब ये है कि वहाँ इनका प्रॉपर रेगुलेशन होता है कि रेप्लिकेशन का ऑन होना, रेप्लिकेशन का ऑफ होना, और कौन सी सिचुएशन में या कौन सी कंडीशंस में या सेल की कौन सी अवस्थाओं में ये ऑन होगा, कौन सी अवस्थाओं में इसे बंद होना चाहिए, ये हाईली कंट्रोल्ड होता है। यानी कि एक रेगुलेटेड प्रोसेस होती है। ये नहीं कि ये हमेशा ही चलता रहता है, और ये नहीं कि ये हमेशा ही बंद रहता है। जब ज़रूरत होती है तभी ऑन होता है, जब ज़रूरत नहीं है सेल की तो ये बंद रहता है। तो प्रोसेस तो है, बट इट इज़ कंट्रोल्ड प्रोसेस। और कंट्रोल भी कोई मामूली कंट्रोल नहीं है, इट इज़ टाइटली कंट्रोल्ड। यानी कि बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है। अच्छे का मतलब बिना गलती वाला, कम से कम एरर वाला। क्योंकि हमें पता है कि जब ये प्रोसेस होगी तो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बननी है, डीएनए की कॉपी बननी है, और वो डीएनए फिर अगली सेल को या अगले जीव को ऑपरेट करेगा, उसके सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। तो जो भी बनेगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनना है। तो वो कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, इट ऑल थिंग्स आर हाईली कंट्रोल्ड एट द सेलुलर लेवल, और वी कैन से दैट दे आर कंट्रोल्ड वेरी फाइनली एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो चाहे हम कोशी के स्तर की बात करें, चाहे हम आणविक स्तर की बात करें, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड प्रोसेस है। यानी कि बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे सिग्नल्स इसके लिए आपस में मिल कर के काम करते हैं, जब ये प्रोसेस एक टाइटली कंट्रोल प्रोसेस के रूप में हो पाती है। लेकिन दूसरी साइड में अगर हम देखें तो अकर्स एट स्पेसिफिक टाइम्स, और वो टाइम होता है सेल साइकिल की एक निश्चित प्रावस्था, जिसे अपन एस प्रावस्था के रूप में जानते हैं या एस फेज के रूप में जानते हैं। दिस एस फेज बोलने का इसका जो कारण है, तो एस फ्रॉम सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब इट रिलेट और इट कोरिलेट विद द डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि कोशिका चक्र की वो प्रावस्था जिस समय पे डीएनए की प्रतिकृति होती है या डीएनए की कॉपी बनती है, दैट इज़ द पर्टिकुलर फेज, एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की जो एस प्रावस्था होती है, उसी एस प्रावस्था में एक टाइटली कंट्रोल्ड प्रोसेस के रूप में डीएनए रेप्लिकेशन, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, दोनों प्रकार के जीवों में संपन्न होती है। अब यहाँ पे कोई अंतर नहीं है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। इस बात को लेकर के कोई अंतर नहीं है कि चाहे प्रो होंगे तो भी एस फेज में होता है, यू होंगे तो भी एस फेज में होता है, टाइटली कंट्रोल ही रहेगा और सेल साइकिल के स्पेसिफिक टाइम पर ही होता है। तो इट इज़ ए यूनिवर्सल पॉइंट कि आप सभी प्रकार के जीवों के रेप्लिकेशन के ऊपर इस लाइन को आप अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी होगा एस प्रावस्था में होगा और टाइटली कंट्रोल प्रोसेस के रूप में होगा, जहाँ पे बहुत सारे एंजाइम और बहुत सारे प्रोटीन्स मिल कर के इस प्रोसेस को एक कंट्रोल्ड मैनर में ऑपरेट करा रहे होंगे। अब जब ये प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें भी रिक्वायर्ड होंगी। तो इसको होने के लिए या इसको करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो इसमें सेट ऑफ प्रोटीन, सेट ऑफ एंजाइम, दे आर फॉर कंट्रोल्ड प्रोसेस। कि जब भी इसको कंट्रोल करना है, टाइटली कंट्रोल करना है, तो ये सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स यहाँ पे काम आते हैं। तो वन थिंग इज प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, तो एक तो आपको ये ध्यान रहना है। एंड रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो जनरल साइंस होती है, जो विज्ञान के विद्यार्थियों को हल्का सा ध्यान होना चाहिए, और ऐसी बातें हमेशा उनके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर हम एक दूसरे एंगल से देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे डीएनए की कॉपी बनेगी, यानी कि डीएनए बनेगा, सिंथेसिस होगा, और जो डीएनए बनेगा इट मीन्स वहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे। और डीएनए स्ट्रैंड का मतलब ये है कि दैट इज़ ए पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन, कि एक चैन बनेगी जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं या जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड जुड़ के एक चैन बनाएंगे। यानी कि छोटी चीज़ें या छोटे छोटे पार्ट्स जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहे हैं,
वो जुड़ करके एक बड़ा पार्ट यानी कि जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं या न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड बोल रहे हैं, वो बनेगा। इट मीन्स सिंपली हम समझ पा रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जुड़ कर के एक बड़ी चीज़ का निर्माण कर रही हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंथेसिस। ये एक प्रकार का एनाबॉलिक मैकेनिज्म हुआ कि जब छोटी चीज़ें जुड़ कर के बड़ा कुछ बना रही होती हैं तो वहाँ पे कुछ बॉन्ड्स बनेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड के अंदर एनर्जी निहित होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है। तो जब तक वो एनर्जी सिस्टम से मिलेगी नहीं तब तक वो बॉन्ड क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि बॉन्ड के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है और बॉन्ड के बनते समय उतनी ही मात्रा में जो ऊर्जा है वो उसमें लगती है। तो हम कह तो रहे हैं कि डीएनए सिंथेसिस होगा, लेकिन डीएनए सिंथेसिस होगा तो बॉन्ड बनेंगे, और बॉन्ड बनेंगे तो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो हमें पता है कि लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो भी करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी जो होती है, एनर्जी का जो देखा जाए तो सबसे सरल रूप जिसमें एनर्जी का लेना और देना कोशिकाओं में चलता है या जीवों में चलता है, दैट इज़ द फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड एज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि जो एटीपी है, उस एटीपी की ऊर्जा इस्तेमाल होती है, और उस ऊर्जा से ये जो सिंथेसिस प्रोसेस है ये कुछ खास प्रोटीन्स और कुछ आज एंजाइम्स की सहायता से सेल साइकिल के एस फेज में एक टाइट्री कंट्रोल प्रोसेस के रूप में संपन्न हो पाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या क्या होता होगा, या इस मैकेनिज्म में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, या इसके कौन से पार्ट हो सकते हैं। तो दीज आर द थ्री मेन स्टेप्स। वन इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है प्रारंभ होना, इनिशिएट होना, शुरुआत होना। तो रेप्लिकेशन होगा, डेफिनेटली रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए बनेगा, तो पहले तो वर्क स्टार्ट होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि कहीं ना कहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत हो गई। तो दैट शुरुआत, वो जो इनिशिएशन हो रहा है, दैट इज़ द वन स्टेप। इसके बाद में जैसे रेप्लिकेशन चालू हो गया तो फिर रेप्लिकेशन चलेगा, रेप्लिकेशन प्रोसीड होगा, लगातार कुछ समय के लिए डीएनए रेप्लिकेट होगा। तो दैट प्रोसेस जो कंटिन्यूसली चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज इलोंगेशन, कि जो चेन है वो लंबी 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 और लंबी ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के और लंबा चेन का बनना ये चलता रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज इलोंगेशन फेज और इलोंगेशन स्टेप। और फिर ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा इलोंगेशन ही चलता रहेगा। जब पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा तो उसके बाद में रेप्लिकेशन को बंद भी होना होता है, तो वो टर्मिनेट होगा। तो दैट स्टेप विल बी कॉल्ड एज टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जब भी होगा, जहाँ भी होगा, तो हमेशा ही इसमें तीन चीज़ें आनी हैं, कि वो शुरू होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज इनिशिएशन स्टेप, वो चलेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज इलोंगेशन स्टेप, जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन लंबी होती जा रही है, और लास्ट में वो चैन और लंबी होना बंद हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज कि फर्दर न्यूक्लियोटाइड उसमें नहीं जुड़ रहे, दैट स्टेप विल बी कॉल्ड एज कि टर्मिनेशन हो गया, रेप्लिकेशन बंद हो गया। तो दीज आर द थ्री मैन स्टेप्स। मैकेनिज्म के अंदर भी हम इन तीनों चीज़ों की बातें करेंगे, कि इनिशिएशन कैसे होता है, इलोंगेशन कैसे होता है, और टर्मिनेशन कैसे होता है। इसके बाद में यहाँ पे जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, कि प्रोसेस चाहे किसी भी प्रकार की हो या उसकी किसी भी स्टेप की हम बात कर रहे हों, तो वहाँ पे बेसिक चीज़ें क्या होती हैं जिनके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। वन इज़ टेम्पलेट, क्योंकि आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आपने समझा था कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है वो अनवाइंड होगा, उनके दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं, और खुलने के बाद में वो पुराने स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं, जिनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को यूज़ करते हुए फर्दर एक नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होकर के आता है। तो वन इज़ द टेम्पलेट, कि टेम्पलेट एक बेसिक कंपोनेंट होता है। और दूसरा होता है प्राइमर। प्राइमर का मतलब ये होता है कि जो कोई शुरुआत होने जा रही है, जो काम स्टार्ट होने जा रहा है, उसको स्टार्ट कराने के लिए पहले से कोई चीज़ उपलब्ध हो और वो उस काम को
आगे बढ़ाने के लिए काम आती है, दैट इज़ प्राइमर। तो प्राइमर यहाँ पे रेप्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइमर होगा, प्राइमर का मतलब ये होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रैंड बनेगा, एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनेगी जो डीएनए रेप्लिकेशन को कराने के लिए ज़रूरी होती है। यानी कि जब तक प्राइमर नहीं बनता तब तक डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो पाता। तो जब तक टेम्पलेट नहीं होगा रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, जब तक प्राइमर नहीं है तब तक रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। क्योंकि प्राइमर देखा जाए तो वो एक ऐसा कंपोनेंट हो गया जिसके पास, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि प्राइमर का इतना महत्व क्यों है। टेम्पलेट का तो पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे तो टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो तो समझ में आता है। बट प्राइमर इतना ज़रूरी क्यों है, इसका इसका जो आंसर है वो ये है कि हमें डीएनए बनाना है। रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए का स्ट्रैंड बनना है। स्ट्रैंड बनना है इसका मतलब वहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनने हैं, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनने हैं तो उनका एक तरीका होता है, और वो तरीका होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, या आरएनए बनता है तो भी वो 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसाइज होता है। दिस इज कॉल्ड एज पोलैरिटी, कि इन मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी होती है। देयर वन एंड है द 5 प्राइम पोजीशन जहाँ पे मोस्टली फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और मॉलिक्यूल के दूसरे किनारे के ऊपर लास्ट में जो 3 प्राइम पोजीशन है शुगर की, वहाँ पे OH प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब ये था कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में चेन बनेगी, लेकिन जब हम बात करते हैं कि चेन बनेगी, तो चेन बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, लेकिन चेन बनेगी कैसे? तो आंसर है बॉन्ड बना के बनेगी। अब बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है। हमारे पास पहले से एक न्यूक्लियोटाइड है, हम दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके हम दो न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बनाना चाहते हैं। तो हमारा जो बॉन्डिंग है वो पहले और दूसरे के बीच में होगा। अब यहाँ पे आपको समझ लेना है कि हम दो की चेन तभी बना सकते हैं जब हम दूसरे वाले को पहले से जोड़ें, और पहले को जोड़ें इसका मतलब पहले न्यूक्लियोटाइड के पास 3 प्राइम पोजीशन के ऊपर OH होना चाहिए, तभी हम दूसरे वाले के 5 प्राइम के ऊपर जो फॉस्फेट है उसको उस OH के साथ जोड़ करके बॉन्ड बना सकते हैं। यानी कि हम दूसरे को तभी जोड़ सकते हैं जब पहले से हमें पहले वाले के पास 3 प्राइम OH एक कंडीशन के रूप में, एक पॉइंट के रूप में उपलब्ध हो जाए। तो यहाँ जो प्राइमर है, प्राइमर जो सीक्वेंस होती है, प्राइमर जो स्ट्रैंड होता है, प्राइमर जो कंपोनेंट होता है, ये रेप्लिकेशन के लिए जो किनारा है, जो एंड है जिस पे 3 प्राइम OH प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को हम अटैक करवा के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना सकते हैं, वो किनारा प्रोवाइड कराता है। क्योंकि दो की चेन तभी बन सकती है जब दूसरे को हम पहले वाले से जोड़ें, और जोड़ तभी सकते हैं जब पहले वाले के पास फ्री 3 प्राइम OH प्रेजेंट हो। तो प्राइमर वो चीज़ है जिसके पास फ्री 3 प्राइम OH किनारा प्रेजेंट होता है, ताकि हम उससे डीएनए को जोड़ करके एक उसकी चेन है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना सकते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट हो गए कि एक तो हमें टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप इस स्लाइड की बातें आपकी क्लियर हुई होंगी। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद में जो और चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगी हमें, जो प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती हैं, वन इज़ डीएनए पॉलीमरेज, और इनको हम पॉलीमराइजिंग एंजाइम्स भी बोलते हैं। पॉलीमराइज का मतलब ये है कि बहुलक बनाएंगे, बहुलकीकरण करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, यानी कि पार्ट्स को जोड़ करके फर्दर उसको लंबा बनाएंगे। तो हमें पता था कि न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, तो न्यूक्लियोटाइड्स को 1 बाय 1 करके जोड़ने के लिए एक एंजाइम काम करता है, और उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। हालांकि उसके कई सारे वेरिएंट्स आएंगे कि डिफरेंट प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, वो दोनों ही प्रकार के सिस्टम्स में काम करते हैं, सबके अपने अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, उनका भी हम आगे फर्दर बात करेंगे। द एंजाइम दैट एक्सटेंड द प्राइमर। तो यहाँ पे दोबारा से वही बात आपको दूसरे तरीके से समझ लेनी है कि डीएनए पॉलीमरेज, जिनको हम सिंपली डीएनए पॉल भी बोलते हैं या पॉलीमरेज भी बोल देते हैं, तो ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए तो बनाएंगे, लेकिन डीएनए बनाने अपने आप में क्या है, प्राइमर को लंबा करना,
एक्सटेंड द प्राइमर। तो प्राइमर को लंबा कर रहे हैं, इसका मतलब वो डीएनए बना रहे हैं, या आप सिंपली कह सकते हैं कि न्यूली स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना इन्हीं का काम है, प्राइमर को एक्सटेंड करना इन्हीं का काम है, प्राइमर को यूज़ करके डीएनए को सिंथेसाइज करना इन्हीं का काम है। दे आर पॉलीमराइजिंग एंजाइम्स, दे आर कॉम्प्लेक्स मशीन्स। एंजाइम का मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक प्रोटीन से मिल करके बने हुए हैं, उनके अंदर सेवरल सब यूनिट्स होते हैं, वो गुच्छा होते हैं, कई सारी यूनिट्स का एक गुच्छा होते हैं। हेटेरोमेरिक कॉम्प्लेक्स हैं, कई सारे डिफरेंट कंपोनेंट मिल करके एक बड़ा मशीन बनाते हैं। दैट कॉम्प्लेक्स मशीन जो एटीपी को यूज़ करता है, पॉलीमराइजेशन को यूज़ करता है, प्रोसीड करता है, दैट आर द पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वन इज द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रोड्यूसेस न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो जो नया स्ट्रैंड बन करके आएगा टेम्पलेट को यूज़ करके, जो नया डीएनए बनता है, that was produced by a specific enzyme that is called as DNA polymerase third enzyme। जबकि जो फर्स्ट वाला है डीएनए पोलिमरेज फर्स्ट फिल्स इन गैप बिटवीन न्यूली सिंथेसाइज ओकाजाकी सेगमेंट। तो जब डीएनए सिंथेसिस को हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे, जो रेप्लिकेशन फॉक्स बनती हैं उनकी सहायता से समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक स्ट्रैंड के ऊपर जो लीडिंग स्ट्रैंड है वहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, जो लैगिंग है वहाँ पे रुक रुक के सिंथेसिस होता है। तो लीडिंग और लैगिंग के अंदर जो सिंथेसिस है उसको लेकर के डिफरेंस होता है, लेकिन लैगिंग वाले के ऊपर छोटे छोटे जो टुकड़े बनते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स दैट आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट, उनको आपस में चिपकाने का काम, उनको लाइगेट करने का काम दैट आर कंप्लीट बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसके अलावा जो प्राइमर को रिमूव करने का काम है वो भी इनके द्वारा किया जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए काम आता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को या न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स को या मेन डीएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है। इसके अलावा कुछ दूसरे एंजाइम्स भी हैं, जैसे कि डीएनए हेलिकेज की अगर हम बात करें तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को खोलने का काम करता है, ओपन अप। डीएनए हेलिकेज डबल स्टैंडर्ड को अनवाइंड करता है। इसके बाद में जो खुला हुआ डीएनए है वो आपस में दोबारा से बेस पेयरिंग करके ना चिपक जाए, हेलिक्स को ओपन रखने के लिए कुछ प्रोटीन्स काम करते हैं दैट आर कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और एसएसबी प्रोटीन। ऐसे जो प्राइमर है वो अपने आप नहीं बनता, उसको बनाने वाला भी एंजाइम होता है दैट आर कॉल्ड एज प्राइमेट। तो इनिशिएशन करने के लिए जो प्राइमर बनाने वाले एंजाइम्स हैं उनकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रैगमेंट्स को चिपकाने के लिए जो हमारा लाइगेशन होगा, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को आपस में बिल्डअप करके निकिंग करने का काम होता है, निक्स को फिल करने का काम होता है, दैट आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक एंजाइम, दे आर कॉल्ड एज लाइगेज एंजाइम्स। तो लाइगेज एंजाइम्स का रोल है वो आएगा। तो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स क्या रह सकते हैं, बेसिक एंजाइम्स क्या रह सकते हैं, ये सारी बातें हमारी इस वीडियो में रही। तो ये सारी बातें जो इसकी मैकेनिज़्म को समझने के लिए बेसिक चीज़ें थी, कि बेसिकली हमें ये सब पता होना चाहिए कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस प्रकार से ये होना है, एंजाइम्स कौन से हैं प्रोकैरियोट्स को लेकर के, एडिशनल एंजाइम्स कौन से हो सकते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपकी इस वीडियो से क्लियर हुई होंगी, और फर्दर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इनिशिएशन वाला वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच।